हमने तो यही सुना है कि जिन्ना सर ने ही पाकिस्तान को अलग करना चाहा है और डिवीजन या पार्टीशन उन्हीं की वजह से हुआ। तो ऐसा नहीं कि वो चाहते थे कि इतना खून खराब हो, और आप बार बार 1940 से आप लगभग 7 साल तक धर्म के नाम पे धर्म के नाम पे धर्म के नाम पे करते जा रहे हो, तो फिर तो उसका एक रिएक्शन तो होगा और फिर उस पे तो आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। बट इनिशियली आइडिया उनका नहीं था। लेकिन फिर आइडिया किसका था ये? आइडिया मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने लिखा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये एक उनकी जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो धर्म के अनुसार देश का बंटवारा हुआ तो फिर हमने सेक्युलरिज्म ये क्यों अपनाया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में? अंत तक कांग्रेस का स्टांस बड़ा क्लियर था, हम हर भारतीय के लिए लड़ेंगे, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं लड़ेंगे। और वो इसीलिए थे क्योंकि कांग्रेस सेक्युलर और सेक्युलरिज्म का जो कमिटमेंट था वो उनका शुरू से ही था, उस पर वो कभी चेंज नहीं हुआ। और इस वजह से भारत जैसा था वैसा ही रहा। भारत की स्थापना धर्म के हिसाब से नहीं हुई, पाकिस्तान की हुई। और फिर वो क्या कंसेप्ट था ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान? मई 1946 में ही कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारत का संविधान बनने का आइडिया बनता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया बनेगा, उसमें हमारा संविधान होगा और हम चलेगा। बट उसमें भी भारत का बंटवारा नहीं हुआ, उसमें भी प्लान में लिखा है भारत एक ही रहेगा। बंटवारे का प्लान होता है 1 साल पहले जून 3 को, जब माउंटबैटन बोलते कि ये काम नहीं करता, ये नहीं मानेंगे कि अभी बंटवारा ही हो। जिन्ना और मुस्लिम लीग को पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान का उनका क्लेम है कि सारे प्रोविंस इंडिया के जहाँ पे मुसलमान मेजॉरिटी है वो जाएगा पाकिस्तान, बट पंजाब में मेजॉरिटी मुसलमानों की, बंगाल में मेजॉरिटी मुसलमानों की है। तुम्हें पाकिस्तान चाहिए और तुम इतना अड़ गए हो कि हम नेगोशिएट नहीं कर सकते, तो हम भी अड़ जाएंगे कि बंगाल और पंजाब आपको पूरा नहीं मिलेगा, और जो मुसलमान भारत में रहना चाहते हम आपको। हम रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे अलग अलग क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी और 15 अगस्त को क्या महत्व है इसका? भारत की आज़ादी की सच्ची कहानी, क्यों अंग्रेज हमें छोड़ के गए? कौन रिस्पॉन्सिबल था भारत की आज़ादी को प्रोसेस? किस तरीके से अंग्रेज़ों ने भारत से अपना अधिकार छोड़ा? ये समझाया है हमें सृजन संदीप मंडल जी ने। इस पॉडकास्ट में एंड तक बने रहिए, आपको पूरा इतिहास की सच्ची कहानी जो आपके हिस्ट्री के किताबों में भी नहीं लिखी वो समझ आएगी कॉन्टेस्ट और एग्जाम्पल्स के द्वारा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही चीज़ों को अनकवर, अंडरस्टैंड, अनडिज़ाइन करता है। अनडिज़ाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो शुरू करते हैं पॉडकास्ट। सृजन जी, ये जानना चाहूँगा कि भारत एक इंडिपेंडेंस डे मनाता है और एक रिपब्लिक डे मनाता है, तो इसका अर्थ क्या है? रिपब्लिक डे मतलब क्या है? रिपब्लिक डे का मतलब वो ओकेजन है जिस दिन भारत का संविधान इन इफेक्ट आ गया था। अंग्रेजी में फ्रेज है इन इफेक्ट। मतलब ये कि जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था, जो हुआ था 15 अगस्त 1947 में, वो हुआ था आज़ाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के तहत। उसे इंडिपेंडेंस डे कहते हैं जी। अब इंडिपेंडेंस का होना मतलब ये नहीं कि आप ऑलरेडी रिपब्लिक बन गए, क्योंकि रिपब्लिक जो है ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो आप चुन रहे हैं। उसको चुनने के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है, जिस डॉक्यूमेंट को हम आज संविधान कहते हैं। तो वो जो संविधान बनाने की जो प्रक्रिया है ये 1946 में शुरू हुई थी और ये ख़त्म हुई, आज हम शूट कर रहे हैं 24 जनवरी को, ये 24 जनवरी को ख़त्म हुई थी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को ये इन इफेक्ट आ गई थी। मतलब उस दिन से भारत गणतंत्र बन गया, और उस डे को, उस ओकेजन को मार्क करने के लिए हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं अलग से फ्रॉम इंडिपेंडेंस डे। तो ये रिपब्लिक बनने के लिए एग्जैक्टली क्या हुआ था? हमने क्या गणतंत्र कोई किताब लिखी थी? पार्लियामेंट बना कैसे था? हुआ ये था कि तकरीबन 1930s में इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि वो लोग लीड कर रहे थे एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, उनका ये कहना था कि एक बार भारत आज़ाद हो गया तो उसके बाद हम एक संविधान लिखेंगे। इस आज़ाद भारत को चलाने के लिए एक संविधान चाहिए। ऐसा नहीं कि कांग्रेस से पहले किसी ने संविधान के बारे में सोचा नहीं था, उसके पहले भी लोगों ने कोशिश की थी, बट फॉर्मल एक डिमांड कि हम एक संविधान चाहते हैं
और संविधान के लिए हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया जैसी एक बॉडी तैयार करेंगे। ये जो डिमांड 1934 में आता है, आज़ादी से पहले, आज़ादी से पहले। क्योंकि एक तरह से आप सोच सकते हो कि जो कांग्रेस के नेता थे या जो आज़ादी की लड़ाई में आगे थे दूसरे पार्टी से भी, सबका एक अंडरस्टैंडिंग था कि एक बार आज़ाद तो हो गए, उसके बाद क्या, फिर भी तो देश को चलाना होगा, आज़ादी तो मिल गई, फिर क्या। लेकिन सृजन जी, आज़ादी से 17 साल पहले हमें मालूम था हम आज़ाद होने वाले हैं? नहीं, ये नहीं कि हमें पता था, बट उम्मीद ये थी, डिमांड ये था। क्योंकि अगर हम आप स्कूल के हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स को भी देख ले, जहाँ पे हमने सीखा है पूर्ण स्वराज के बारे में, कि 1929 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस का, विच वॉज अगेन लीडिंग द एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, उनका डिमांड शिफ्ट हो जाता है और वो कहते हैं कि हमें अभी आज़ादी चाहिए, हम डोमिनियन स्टेटस से खुश नहीं हैं, हमें दूसरा किसी किस्म का संबंध नहीं चाहिए अंग्रेज़ों के साथ, हमें पूरी आज़ादी चाहिए। सो एक बार जब आपने निर्णय ले लिया है कि हमें आज़ादी चाहिए, तो उस आज़ाद भारत किस तरह का दिखेगा, कैसा चलेगा, वो भी तो पता होना चाहिए। तो वो कैसे हम करेंगे, इस बारे में भी फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सोचने लगे। तो ये सोचते कि हम एक संविधान बनाएंगे और संविधान के लिए हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। और इस वजह से संविधान की, मतलब आज़ाद होने से पहले भी संविधान का आइडिया हमारे दिमाग में था। आपने बहुत बार कॉलोनियल एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल बोल रहे हैं, तो एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है? और दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि तब आज़ादी के पहले सिर्फ कांग्रेस पार्टी एक पार्टी थी कि और भी पार्टीज थे, जैसे आज बीजेपी है, जनता दल है, ऐसे सब पार्टीज थे? सो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल का मतलब है कि अंग्रेज जो थे ये इंडिया में एक कॉलोनी चला रहे थे, हम उनके एक कॉलोनी थे। इसका मतलब ये है कि हमारे जो रिसोर्सेस है वो उनके बेनिफिट के लिए यूज़ हो रहा था। इस वजह से जैसे दादा भाई नौरोजी, जिनको भी हम नेशनलिस्ट मानते हैं, उन्होंने वो बहुत फेमस किताब लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया से एक ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। कॉलोनियलिज्म का पर्पस ही यही है, वेल्थ ड्रेन करना कॉलोनी से, जो मेन जो जिसको मेट्रोपोल बोलते हैं वहाँ, और मेट्रोपोल उनका इंग्लैंड था। तो ये हो गया आपका, इसके खिलाफ लड़ना, इस प्रैक्टिस के खिलाफ लड़ना, और जो इस प्रैक्टिस को परपेट्रेट कर रहा है जैसे अंग्रेज, उनके खिलाफ लड़ना इज योर एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल। तो ये हमने जो सीखा था, यानी कि बचपन में 7th 8th में, तो ऐसे सीखा था कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक कंपनी आई थी जिन्होंने भारत पे धीरे धीरे राज किया, ऐसा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि एक कंपनी आने के बाद, जैसे हमारी अदानी अंबानी कंपनीज है, इनके पास से सेना कैसे आई? और उसके बाद मतलब समझो कल अदानी यूएसए में जाता है तो थोड़ी ना भारत यूएसए रूल करने लग जाएगा। हाँ, बट तब की बात ये थी ना कि जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में पहले आई, तो पहले जैसे आप बता रहे थे, वो लोग ट्रेड करने आए थे। वो लोग पहले गए थे जहांगीर के कोर्ट में, उनको वहाँ से लाइसेंस मिला। लाइसेंस मिलके उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने आइडेंटिफाई किया कुछ जगह, जैसे हम बम्बई में हैं तो बम्बई में जिसे हम फोर्ट एरिया कहते हैं, वो एक जगह आइडेंटिफाई किया। उन लोगों ने चेन्नई में, जो पहले मद्रास था, वहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज आइडेंटिफाई किया। कोलकाता में जो कैलकाटा था, वहाँ पे फोर्ट विलियम आइडेंटिफाई किया। ये फोर्ट्स का पर्पस क्या था कि हम ट्रेड कर रहे हैं, मतलब हम इंडिया के इंटीरियर से, भारत के इंटीरियर से चीज़ें लाएंगे, उनको लाके फिर वहाँ से हम यूरोप भेजेंगे। ये है। अब ऑटोमेटिकली अब इस फोर्ट को प्रोटेक्ट करना है तो कुछ लोग चाहिए, जैसे हम प्राइवेट सिक्योरिटी हायर करते हैं। जैसे आपने अडानी अंबानी का एग्जांपल दिया, उनके घरों के आसपास भी हम मंडरा नहीं सकते क्योंकि उनके पास बड़ा प्राइवेट सिक्योरिटी है, तो उनका भी वो प्राइवेट सिक्योरिटी ही था। अब धीरे धीरे क्या हो गया, ये प्राइवेट सिक्योरिटी का रोल जो है ये एक्सपैंड होता गया, क्योंकि अभी आपको क्या है, जैसे आप इस तरह का बिजनेस कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, कहीं आपका किसी से कुछ अनबन हो गया, लड़ाई लग गई, तो आपको उसके लिए भी लोग चाहिए, उसके लिए भी आपको बारूद चाहिए, तो आप वो करते गए। सो धीरे 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 उनका पावर जो है वो एक्सपैंड होता गया, उनके आर्मी का साइज एक्सपैंड होता गया, और फाइनली सिचुएशन ऐसी हुई कि 1757 में उन्होंने डिसाइड किया कि हमें अभी पॉलिटिकल रूल ही ले लेना चाहिए, और इस वजह से वो लोग ने ले लिया। तो जैसे 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी में वो सिराजुद्दौला को हरा देते हैं, उसके बाद भी ऐसा नहीं कि वो लोग कहे कि बंगाल के राजा हम हैं। फॉर्मली सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर थे, नवाब वो बंगाल के मीर जाफर ही थे, अंग्रेज नहीं थे।
बट अंग्रेज फिर तख्त के पीछे का एक्चुअल पावर हो गए। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। बैटल ऑफ बक्सर में ये मीर जाफर तंग आ चुके हैं कि यार ये मेरे पीछे पड़े हुए अंग्रेज़, तो वो अपने मुगलों के साथ एक अलायंस क्रिएट करते हैं और वो अंग्रेज़ों के साथ लड़ते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, अंग्रेज़ों के साथ भी नहीं, कंपनी के साथ लड़ते हैं, हार जाते हैं। हार जाने के बाद मुग़ल जो सम्राट है शाह आलम, वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी देता है। दीवानी का मतलब ये कि जो आज का नॉर्थ इंडिया पकड़ लीजिए आप, दिल्ली से लेके बंगाल तक का वो पूरा स्ट्रिप पकड़ लीजिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, वो स्ट्रिप पे ज़मींदारी राइट्स आपकी। जो पहले जैसे ज़मींदार मनसबदार थे, अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो ज़मींदार होगा। तो इस तरह से एक कंपनी जिनका काम धंधा करना था, वो अपने आप को एक पॉलिटिकल पोजीशन में पाता है जहाँ पे उनको बेसिकली धीरे धीरे एक साम्राज्य ही चलाना है। लेकिन ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या ट्रेड करते थे इनिशियली जब आए थे, तो क्या ट्रेड कर रहे थे? वो लोग यूजुअली करते थे कॉटन में, कपड़ों में ज़्यादा करते थे, और वो लोग स्पाइसेस में ज़्यादा करते थे। क्योंकि एक चीज़ थी कि यूरोप में स्पाइसेस एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो वो एक बहुत एग्जॉटिक चीज़ थी जिसके लिए आपको बहुत दाम मिलने वाला है। आफ्टर ऑल अगर आप ट्रेड करोगे तो आप क्या चीज़ ट्रेड करोगे? जिसके लिए आपको दाम मिलेगा और जिसका डिमांड भी होगा और जो किसी ने देखा नहीं होगा। और यही चीज़ थी कि यहाँ से आपको स्पाइसेस मिल रहे, क्लॉथ बहुत अच्छा मिलता था, मसलिन, जैसे ढाका में जिस तरह का मसलिन क्रिएट होता था ब्रिटिश के आने से पहले और अभी भी मिलता है, वो कभी नहीं देखा था यूरोप में किसी ने। तो आप उस कस्टमर बेस के लिए कर रहे हो, तो वहाँ से आपकी शुरुआत हुई थी। वो धीरे धीरे वो एक्सपैंड होता गया कि आप क्या कर रहे हो। और फिर जब तक दादा नौरोजी लिख रहे हैं 19th सेंचुरी में, तब तक क्या होने लग गया कि इंडिया से आपको रॉ मटेरियल मिलता, ये रॉ मटेरियल लिया जाता था इंग्लैंड में मैनचेस्टर और लिवरपूल जैसे जगहों पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी, वहाँ पे फिनिश्ड गुड्स क्रिएट होते थे और यही गुड्स वापस इंडिया आते थे, बिकते थे। मतलब हमारी खुद की कैपेसिटी चीज़ें बनाने की वो ख़त्म कर दी गई और हमें अपने ही रॉ मटेरियल्स का कस्टमर बना दिया गया। और यही प्रॉब्लम था, ड्रेन ऑफ वेल्थ इसलिए हो रहा है, ये इश्यू हो रहा है, तो इसी के खिलाफ लड़ रहे थे। तो इसको रोकने के लिए गांधी जी ने कुछ स्टेप्स उठाए थे, जैसे कि कपड़ा जलाओ, विदेशी कपड़ा मत उठाओ, ये स्टेप्स थे। लेकिन क्या फिर इन अहिंसक आंदोलनों के वजह से ही भारत आज़ाद हुआ 1957 अपना? नहीं, अगर हम ये कहें कि सिर्फ और सिर्फ गांधी या इंडियन नेशनल कांग्रेस की वजह से हमें आज़ादी मिली है तो वो गलत होगा। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल एक रेवोल्यूशनरी विंग भी था एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल का, फेमसली भगत सिंह सबसे फेमस रेवोल्यूशनरी माने जाते हैं। इसके अलावा और भी कुछ स्टैंड्स थे, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी भी एक स्टैंड था, उनकी भी कोशिशें थी। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस अकेले सब कुछ कर रहा था, बट ये भी कहना गलत होगा कि कांग्रेस सबसे बड़ा नहीं था। सबसे बड़ा एंटी कॉलोनियल मूवमेंट कांग्रेस का ही था, अहिंसक था पूरा, ज़्यादातर अहिंसक था। एक बार गांधी आ जाते हैं, जो आते हैं वो 1915-1916 में इंडिया, और जब वो एक दो सत्याग्रह चलाते हैं और वो सत्याग्रह बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से लेके जो 1920 में आया था। गांधी जी कब आते हैं बोले आपने? 1915 के यहाँ पे वापस आते हैं साउथ अफ्रीका से। 1915, हाँ 15-16 होगा, मैं आई कुड बी रॉन्ग अबाउट द डेट, बट पकड़ लीजिए। और उसके बाद धीरे धीरे ना उनका जो मेथड था वो भी यूनिक था। अब जैसे कभी भी हमें किसी के खिलाफ लड़ना हो तो हम लड़ाई की बात करते हैं, हम भी सोचते चलो हम भी अपना फौज बनाएंगे, कुछ करेंगे। ये कह रहे कि हम फौज नहीं बनाएंगे, हम हिंसा भी नहीं करेंगे, हम बस डटे रहेंगे और हमें कोई आके मारेगा तो हम वो भी खा लेंगे, बट हम हिलेंगे नहीं। जेल भी ले जाएगा वो भी हमें मंजूर है, हम हिलेंगे नहीं। तो ये एक अजीब किस्म का तरीका है लड़ने का, बट ये तरीका साउथ अफ्रीका में काम कर चुका था और इसके बारे में भारत में भी लोग जानते थे। और जब इंडिया में भी कोशिश की गई तो भी देख रहे थे काम कर रहा था, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है ये कम काम करता है जब मीडिया भी वहाँ पे प्रेजेंट है। क्योंकि मीडिया वहाँ पे प्रेजेंट है तो आप देख रहे हो निहत्थे लोग हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, उनसे आप डायलॉग ना करके उनको पीट पाट रहे हो। तो उससे क्या है, जो अंग्रेज है वो भी सहम गए, इंटरनेशनल तो थोड़ा फिर हाँ, तो ये बहुत परसेप्शन की लड़ाई है। तो वो स्ट्रैटेजी काम किया, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी काम किया तो सबसे ज़्यादा लोग कांग्रेस के साथ और गांधी के साथ जुड़ने लग गए। और इस वजह से
आई थिंक ये फेयर होगा कहना कि गांधी और कांग्रेस ही लीडर्स थे इस एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के। तो इंडिपेंडेंस से पहले क्या आप जानते हैं आरएसएस का स्टैंड क्या था और कहाँ तक आरएसएस एक पार्टी थी? सो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना होती है 1925 में। तो आरएसएस कभी एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं था एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल में, वो उनका प्राइमरी गोल नहीं था। उनका गोल था, जहाँ तक मैं जानता हूँ, और आई वुड एडमिट कि मैं इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ उनका गोल था जो हिंदू समाज है उसे ऑर्गेनाइज करना और अपने आप को सक्षम बनाना कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, हिंदू समाज को, नॉट कि भारत को। तो उनका यूजुअली जो ध्यान था वो हिंदू समाज पे था, उनका भारत पे नहीं था, इसीलिए उनका ध्यान अंग्रेज़ों पे कम था। तो इस वजह से आरएसएस का रोल मेरे हिसाब से, तो ऑल्दो आई एम श्योर आरएसएस भी शायद डिसएग्री करती होगी इससे, बट मेरे हिसाब से उनका रोल बहुत ज़्यादा नहीं था। इनफैक्ट अगर आप देखें कि जब ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो रहा है, जब अंग्रेज़ डिसाइड करते कि हम जा रहे हैं और हमें अभी ये पावर किसी को देना है, तो वो कांग्रेस को बुलाते हैं, मुस्लिम लीग को बुलाते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाते हैं, लेकिन आरएसएस उसमें नहीं है, हिंदू महासभा भी उसमें नहीं है। तो कहीं ना कहीं द फैक्ट कि जो जा रहे हैं और जिनको पावर देनी है वो भी नेगोशिएट करने के लिए इस पार्टी को या इस संस्था को नहीं बुला रहे, वुड सजेस्ट कि शायद वो संस्था उस वक्त उतनी बड़ी नहीं थी और उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी इस पर्टिकुलर काम के लिए। और मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीगों को सिर्फ मुस्लिमों के अधिकार के बारे में नहीं सोचना था, या क्या वो राष्ट्रीय स्तर पे थी? राष्ट्रीय स्तर पे थी, लेकिन मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। और मुस्लिम लीग की क्लैरिटी बहुत, मुस्लिम लीग का एजेंडा सीधा था कि हम मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों हम मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्योंकि हमें लग रहा है कि मुसलमान जो समाज है, जो तब के दिनों में ऑलमोस्ट 1/4 था इंडिया का, एग्जैक्ट पॉपुलेशन फिगर्स तो डिस्प्यूटेड, लेकिन 1/4 था, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई नहीं है। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस उनके मुताबिक सिर्फ और सिर्फ कास्ट हिंदूज को, सिर्फ हिंदूज को नहीं, कास्ट हिंदूज को रिप्रेजेंट करती थी। तो कोई ना कोई तो होना चाहिए जो नॉन कास्ट हिंदूज को रिप्रेजेंट करे। उनमें से मुसलमान जो है वो बहुत बड़ी संख्या में है, तो उनको रिप्रेजेंट करने का काम मुस्लिम लीग का है। तो उन्होंने अपना ये किया था। अब वो धीरे धीरे बन के एक सेसेशनिस्ट डिमांड में बदल हो जाता है, जहाँ पे वो कहना शुरू करते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, एक नया देश चाहिए, वो देश पाकिस्तान होगा और वो देश में वो सारे प्रोविंसेस होंगे ब्रिटिश इंडिया के जहाँ पे मुसलमान मेजॉरिटी में। और वो धीरे धीरे होता है। 1906 से लेके 1940 में रेजोल्यूशन पास करते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कि हमें पाकिस्तान फॉर्मली चाहिए। उससे पहले पाकिस्तान की डिमांड, उनमें आइडिया घूम रहा था, बट फॉर्मल डिमांड नहीं था 1940 से पहले। 1920 या 15 से मोहम्मद जिन्ना जी का क्या मतलब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में क्या हाथ था, या उनका तब तक क्या रुतबा था इंडिया में, और गांधी जी का, दोनों के पैरेलल अगर आप कंपेयर करें तो? जिन्ना कांग्रेस के मेंबर पहले बनते हैं। जिन्ना कांग्रेस में जब गांधी आते हैं तब ऑलरेडी बड़े लीडर है। जिन्ना गोपाल कृष्ण गोखले के फॉलोअर है। गोपाल कृष्ण गोखले मॉडरेट थे, एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक एक्सट्रीमिस्ट थे। जिन्ना भी मॉडरेट थे। जिन्ना कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स में विश्वास रखते थे। उनको सरोजिनी नायडू ने दर्जा दिया था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, क्योंकि ये उनकी पॉलिटिक्स थी 1910s के दशक में। 1920s के दशक से उनकी पॉलिटिक्स बदलना शुरू होती है, प्राइमरीली बदलना शुरू होती है क्योंकि वो देखते हैं कि गांधी के आने की वजह से अचानक से उनका जो रुतबा है पार्टी में कम हो गया है। पार्टी का जो कमिटमेंट था टू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, मतलब हम धरना नहीं देंगे, हम सत्याग्रह नहीं करेंगे, हम नेगोशिएट करेंगे अंग्रेज़ों के साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाएंगे, वेरी लीगल, क्योंकि जिन्ना लॉयर भी थे और बहुत बड़े लॉयर थे, बॉम्बे के बहुत बड़े लॉयर थे, बॉम्बे हाई कोर्ट में बहुत प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने तिलक को डिफेंड किया था सेडिशन में, उन्होंने भगत सिंह के सपोर्ट में भी कहा था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जब भगत सिंह को फांसी होने वाली थी। तो जिन्ना का वो भी एक इतिहास था। बट जब गांधी इफेक्टिवली कांग्रेस पे कब्जा कह सकते हो या कांग्रेस पे अपना रुतबा जमा लेते हैं
और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो जाती है, तो धीरे धीरे जिन्हा फिर विथड्रॉ करने लगते हैं कांग्रेस से, और फिर वो मुस्लिम लीग के पार्ट हो जाते हैं, और फिर वो मुस्लिम लीग में भी एक्टिवली ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते 1920s के दशक में। 1930s में उनको वापस से मुस्लिम लीग में इनवाइट किया जाता है इस आइडिया को, मुस्लिम लीग को लीड करने, और ये जो आइडिया है पाकिस्तान का, इसको आवाज़ देने, इसको शेप देने, इसको रियलिटी बनाने की कोशिश करने। सो पाकिस्तान का आइडिया जिन्हा का नहीं है, उनको इनवाइट किया जाता है कि आप इस आइडिया को अभी अमल करके दिखाए, तो वो ऑलमोस्ट ऐसे इनवाइटेड है इस पे। तो फिर हमने तो यही सुना है कि जिन्ना सर ने ही पाकिस्तान को अलग करना चाहा, और डिवीज़न या पार्टीशन उन्हीं की वजह से हुआ। वो तो प्रिंसिपली इन्वॉल्व थे, बट इनिशियली आइडिया उनका नहीं था। बट जब तक वो 1930s और 40 में जब तक वो लीडरशिप ले लेते हैं, तब पूरा का पूरा जो मूवमेंट है पाकिस्तान का, वो उनसे आता है, वही लीड कर रहे हैं। लेकिन फिर आइडिया किसका था ये? आइडिया अलग अलग जगहों से आया, लेकिन मोहम्मद इकबाल जिन्होंने लिखा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये उनकी एक थियोरी थी, टू नेशन थियोरी। टू नेशन थियोरी का मतलब ये है, और सिर्फ उनकी नहीं थी, कुछ और भी थिंकर्स थे, बट प्राइमरीली उनकी थी कि हमारा देश जो है वो मल्टीपल नेशनैलिटीज़ में बटा हुआ है, और ये नेशनैलिटीज़ का बेस है धर्म। हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, सिख धर्म, बट मेनली हिंदू और मुसलमान, और ये धर्म बेसिकली अलग अलग नेशंस क्रिएट करते हैं, और ये नेशंस शायद हमेशा साथ नहीं रह सकते। इसका मतलब ये नहीं कि क्योंकि हम दो सेपरेट नेशंस है, सो दो सेपरेट कंट्रीज होने चाहिए। नेशन और कंट्री में फ़र्क है। कंट्री टेरिटरी है, नेशन आइडिया है कि हम कैसे एक साथ होते। तो इकबाल का आइडिया था कि हम टू नेशंस हैं, वो धीरे धीरे एक टेरिटोरियल डिमांड में बदलता है कि अगर हम टू नेशंस हैं तो हम एक कंट्री में क्यों रहे, अलग अलग देश ही हो जाए। वो धीरे धीरे ट्रांजिशन होता है, और जिन्हा बाद में आते हैं उसमें। बट एक बार जब वो आ जाते हैं तो उसका जो उसकी राजनीति हैंडल करना, ये उनका काम है, तो वही वो करते हैं। 1940s में बहुत इफेक्टिवली वो कर पाते हैं, क्योंकि कोई भी नेगोशिएशन होता था तब अंग्रेज़ों के साथ, जहाँ पे हम बंटवारे को रोकना चाहते हैं, तो वो वहाँ पे अपनी डिमांड इस तरह से रखते थे कि मैं हिलूंगा नहीं अपनी डिमांड से, आपको मुसलमानों को देना ही होगा हक। करते करते सिचुएशन ऐसी हो गई कि बंटवारे के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब हमने तो ऐसा सुना है, या किताबों में बचपन में ऐसा सुना था कि अंग्रेज़ों ने बंटवारा करवाया, तो क्या अंग्रेज़ चाहते नहीं थे इंडिया पाकिस्तान अलग हो? मतलब या तब के जो जनरल या वाइसराय थे, उनकी ये इच्छा नहीं थी कि अलग हो? जो नेगोशिएशंस हुए थे 1940s में, जिस नेगोशिएशंस के बेसिस पे इंडिया इंडिपेंडेंट होता है और पाकिस्तान की भी स्थापना होती है, उसमें अंग्रेज़ों ने भी कोशिश की थी पार्टीशन को रोकने की। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग एक जो हम स्कूल में ही पढ़ चुके हैं, वो है डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल मतलब क्या? डिवाइड एंड रूल मतलब ये कि जब अंग्रेज़ों को अपना कॉलोनी चलाना है, एम्पायर भारत में चलाना है, तो वो लोग कुछ ग्रुप्स को इनकरेज कर रहे हैं, कुछ ग्रुप्स को डिस्करेज कर रहे हैं, माइनॉरिटी ग्रुप्स को थोड़ा ज़्यादा इनकरेज कर रहे हैं, ताकि वो इंश्योर करना चाहते हैं कि जो कांग्रेस है, जो सबको रिप्रेजेंट करने का दावा करती है, वो सबको इफेक्टिवली ना रिप्रेजेंट कर पाए। तो ये है। अब डिवाइड एंड रूल का मतलब नेसेसरीली ये नहीं है कि वो जब जाने वाले थे वो दो देश चाहते थे, क्योंकि तब तक उन्होंने देखा कि वो उनके लिए भी कन्वीनियंट नहीं है, क्योंकि उनको भी ना, अंग्रेज़ों को भी एक रिश्ता रखना था भारत के साथ, क्योंकि तब तक कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस करके शुरू हो गया था कॉन्सेप्ट। ऑस्ट्रेलिया था मेंबर, न्यूजीलैंड था मेंबर, बहुत सारे लोग मेंबर थे, तो वो चाहते थे भारत भी मेंबर हो। तो उसके लिए उनके लिए कन्वीनियंट ज़्यादा होता अगर एक ही देश रहता। तो इसीलिए अगर हम उन नेगोशिएशंस को देखें जो 45 में हो रहा है, 46 में हो रहा है, कोशिश अंग्रेज़ों की भी थी कि बंटवारा ना हो, बट तब तक जो जिन उन्होंने ही खोला था बोतल से 1906, 1907 में, वो तब इतना आगे बढ़ चुका था कि वो खुद ही उसको वापस से अपने बोतल में डाल नहीं पा रहे। यानी कि डिवाइड एंड रूल का जो था वो तब तक इतना बड़ा हो चुका था, क्योंकि आपने एक बार वो आइडिया डाल दिया, वो धीरे धीरे अपना एक शेप लेता रहेगा ना, उस आइडिया पे फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। जो चीज़ जिन्हा के साथ भी हुई है, जैसे
जिन्हा, जैसे मैंने बताया, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी है ना, सो ऐसा नहीं कि वो चाहते थे कि इतना खून खराबा हो, क्योंकि खून खराबे में ज़्यादा फायदा किसी का नहीं है, क्योंकि सब दोनों देशों को फिर हैंडल करना है। पार्टीशन के बाद, बंटवारे के बाद जो खून खराबा हुआ है और जो रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ है, ये दोनों देशों के लिए बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं कि वो भी उतना चाहते थे, बट अगर आपने धर्म के नाम पे देश के डिमांड का ऐलान कर दिया है और आप बार बार 1940 से आप लगभग 7 साल तक धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे करते जा रहे हो, तो फिर तो उसका एक रिएक्शन तो होगा और फिर उस पर तो आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। हाँ, तब आप मुड़ भी नहीं सकते ना, क्योंकि आप इतने साल से बोलते हो और अचानक से। तो आज़ादी के कितने साल बाद बंटवारा हुआ? नहीं, आज़ादी के साथ साथ ही बंटवारा हुआ। तो जैसे जो बंटवारा जो हुआ था वो हुआ था, सो टेक्निकली हमारी जो आज़ादी मिली है और बंटवारा हुआ है वो एक साथ हुआ है और एक ही कानून के तहत हुआ है। सो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जुलाई 1947 में, जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। उस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत 2 डोमिनियंस क्रिएट होंगी, इंडिया और पाकिस्तान की। मतलब जिस दिन आज़ादी मिली उसी दिन देश का बंटवारा भी हुआ। सो दोनों एक साथ हुआ। और इनफैक्ट आयरनी ये है, जैसे उसके कुछ दिन पहले ही जब जिन्हा को पता था कि पाकिस्तान होगा, तो उन्होंने एक स्पीच दी थी कि पाकिस्तान में आपका जो भी धर्म हो, आप अपने धर्म को अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन पाकिस्तान में हर धर्म के लोग रह सकते हैं। बट आपका देश ही तो बना था धर्म के नाम पे। अभी आप बोल के क्या होगा, क्योंकि तभी तो गाड़ी चल चुकी है, अब आप उसको वापस नहीं ले सकते ना। तो वही हालत हो गया, क्योंकि ये आपकी एक्चुअल पॉलिटिक्स हो सकती है, बट जो आपने कर दिया उसको आप वापस नहीं ले सकते, और वही हुआ उनके साथ भी। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान 2 धर्म के अनुसार देश का बंटवारा हुआ, तो फिर हमने सेक्युलरिज्म ये क्यों अपनाया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि यहाँ मतलब मुस्लिम भी रह सकते हैं, सिख, ईसाई और हिंदूज भी रह सकते हैं? क्योंकि भारत की स्थापना धर्म के हिसाब से नहीं हुई, पाकिस्तान की हुई है। सो अंत तक कांग्रेस का स्टांस बड़ा क्लियर था, हम हर भारतीय को रिप्रेजेंट करते हैं, हम सिर्फ हिंदू को रिप्रेजेंट नहीं करते, और हम हर भारतीय के लिए लड़ेंगे, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं लड़ेंगे। इस वजह से जैसे नेगोशिएशंस में अबुल कलाम आज़ाद, जिनको मौलाना आज़ाद कहते हैं, वो बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के, और वो इसीलिए थे क्योंकि कांग्रेस सेक्युलर और सेक्युलरिज्म का जो कमिटमेंट था वो उनका शुरू से ही था, उस पर वो कभी चेंज नहीं हुए। मुस्लिम लीग का कमिटमेंट शुरू से ही था कि वो सेक्युलरिज्म में नेसेसरीली विश्वास नहीं करते, और पाकिस्तान के डिमांड के बाद तो डेफिनेटली नहीं करते। और इसीलिए जो धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ, बट धर्म के नाम पे भारत की स्थापना नहीं हुई। भारत की स्थापना हमेशा से ही सेक्युलर ही होने वाला था, और इस वजह से भारत ने, इवन दो पाकिस्तान ने छोड़ दिया, भारत जैसा था वैसा ही रहा इन टर्म्स ऑफ इट्स आइडिया। वो सेक्युलर पहले भी था, सेक्युलर बाद में भी, अभी भी कोशिश है कि सेक्युलर ही रहेगा। अभी मैं थोड़ा सा तब की सिचुएशन समझना चाहूँगा सृजन सर, कि जब ब्रिटेन ने ये तय किया कि अब से भारत आज़ाद है, तब क्या सारे ब्रिटिश एक साथ एक शिप में बैठ के निकल गए? नहीं, वो लोग काफ़ी दिनों तक थे। इनफैक्ट हमारे देश के, और रादर ब्रिटिश इंडिया के आखिरी वाइसरॉय है माउंटबैटन, लुई माउंटबैटन और अर्ल ऑफ माउंटबैटन। हमारे देश के पहले गवर्नर जनरल भी है लुई माउंटबैटन, और हमारे ही देश के नेताओं ने, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो या वल्लभ भाई पटेल हो, उन्होंने न्योता दिया कि अभी हम आज़ाद हुए हैं, बट जब तक हमारा गणतंत्र नहीं, संविधान नहीं बनता, हम गणतंत्र नहीं बनते, हम चाहते हैं आप रहे गवर्नर जनरल। उसके बाद वो चले जाते हैं 1948 में, उसके बाद सी राजगोपालाचारी बनते हैं। मतलब ये कि जो ट्रांजिशनल फेज़ है, जिस दिन हमें आज़ादी मिलती है से जिस दिन हम रिपब्लिक बनते हैं, तब तक बहुत सारे अंग्रेज़ थे। वाइसरॉय खुद 1-2 साल तो थे, उसके बाद भी जजेस कुछ अंग्रेज़ थे, मिलिट्री में ऑफिसर्स अंग्रेज़ थे। तो ऐसा नहीं कि वो लोग एक शिप में बैठ के चले गए, क्योंकि कहीं ना हमारे आज़ादी की लड़ाई और कहानी
इज डिफरेंट फ्रॉम से अमेरिकन रेवोल्यूशन. अमेरिकन रेवोल्यूशन में हुआ था कि हार गए, आप सब चले गए. यहां पे क्योंकि नेगोशिएटेड ट्रांसफर ऑफ पावर था, नेगोशिएट किया, नेगोशिएट करने के बाद एक ब्रिटिश पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत हम आज़ाद हुए. उसके बाद हमने संविधान भी बनाया, वो भी ब्रिटिश प्लान था, कैबिनेट मिशन प्लान, उसके तहत संविधान बन रहा है. तो क्योंकि नेगोशिएटेड सेटलमेंट था, इस वजह से ट्रांजिशन थोड़ा सा स्लो था और ज़रूरी भी था. जैसे माउंटबैटन का होना देश में ज़रूरी इसलिए था क्योंकि जैसे मैंने बताया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत 2 डोमिनियंस क्रिएट हो गए, भारत और पाकिस्तान के. बट भारत और पाकिस्तान के एरियाज़ के अलावा भी देश में तकरीबन 570 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे. मतलब जहाँ पे छोटे छोटे राजा राज कर रहे थे, 570 थे. ठीक है, अब ये 570, अगर आप तब भारत का नक्शा देख ले, 15 अगस्त को जो भारत आज़ाद हुआ, चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान हो, वो था 25% ऑफ द एरिया जिस पे ब्रिटिश इंडिया का कब्जा था या अंग्रेज़ों का कब्जा था. अब उसमें डायरेक्ट कब्जा इन एरियाज़ पे था, बाकी का जो एरिया था ये प्रिंसली स्टेट्स था. अब ये सारे प्रिंसली स्टेट्स को भी तो करना है ना, समेटना है ना भारत के अंदर. सृजन जी, आप जो कह रहे हैं, मैं एक बार वापस मेरे माइंड में समझ लेता हूँ इस चीज़ को. आप कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान, बांग्लादेश और आज का भारत एक साथ होके उसका सिर्फ 25% जो भाग था वो अंग्रेज़ों के अधीन था और बाकी पूरा एक छोटे छोटे राजा इनमें रूल करते थे, राइट फ्रॉम पाकिस्तान टू बांग्लादेश टू कश्मीर टू कन्याकुमारी. अब हाँ, और ये सब आज़ाद थे, अपने आज़ाद नहीं थे, वही डिफरेंस. एक है डायरेक्ट रूल. सो जिन एरियाज़ पे, जैसे बॉम्बे हो गया, जो मुंबई है आज, वो डायरेक्टली अंग्रेज़ राज करते थे. जैसे फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद हो गया, जहाँ मैं रहता हूँ, हैदराबाद पे डायरेक्टली अंग्रेज़ राज नहीं करते थे, राज करते थे निज़ाम. अंग्रेज़ों का उनके साथ एक ट्रीटी था कि वो राज इंडिपेंडेंटली कर सके, बट उनके फाइनली वो जिसको रिपोर्ट करते हैं इन अ वे, वाइसरॉय है और ब्रिटिश क्राउन है. सो आज़ाद नहीं थे वो इनडायरेक्टली गवर्न थे, बट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत वो भी आज़ाद हो गए, जो कि पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन में पास हुआ. वो संपूर्ण स्वराज करके पास हुआ. तो संपूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस का अर्थ क्या है, या किसी के नीचे रहना और इंडिपेंडेंट होना? सो ये था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है ये इंडिया की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से डिमांड गया, क्योंकि इससे पहले एक ऑप्शन जो कांग्रेस कंसिडर कर रहा था और एक ऑप्शन जो फाइनली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में है, वो है डोमिनियन स्टेटस. डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये है कि फॉर्मली ब्रिटिश क्राउन हेड ऑफ स्टेट है, इफेक्टिवली आप इंडिपेंडेंट हो, आप ऑटोनमस हो, लेकिन फॉर्मली फिर भी ब्रिटिश क्राउन आपका हेड है. ऐसे और भी कोई कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया है, आज भी है, न्यूजीलैंड है, अच्छा, कनाडा है. ये अभी भी इनके हेड ऑफ स्टेट, इनके प्रधानमंत्री नहीं है, इनके हेड ऑफ स्टेट, इनका कोई राष्ट्रपति नहीं है, ब्रिटिश क्राउन है. यानी कि आप कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब को रिपोर्ट करना पड़ता है ब्रिटेन को? रिपोर्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो वाला भी मैकेनिज्म उन्होंने हटा दिया है, बट फॉर्मली अभी भी ब्रिटिश क्राउन ही है. सो ये है डोमिनियंस. आजकल वो नजर नहीं आते डोमिनियन की तरह, लेकिन ये ओरिजिनली इनसे आइडिया आया. कुछ पार्ट ऑफ टैक्स जाता है उन्हें? नहीं, वो सब अभी नहीं जाता, वो रिश्ता खत्म हो चुका है, बट ओरिजिनली ऐसा आइडिया था. तो इंडिया ने भी कंसिडर किया था शुरू में कि चलो हम डोमिनियन स्टेटस ही हमें चाहिए. इनिशियल जो डिमांड था कांग्रेस का वो आज़ादी की नहीं थी, वो डोमिनियन स्टेटस की थी, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम ब्रिटिश साम्राज्य में खुश है, बट हमें दर्जा चाहिए जो कनाडा को दिया है आपने, जो आपने ऑस्ट्रेलिया को दिया है, हमें उनसे नीचे का दर्जा क्यों मिल रहा है, हमें वो इक्वल दर्जा चाहिए. लेट 1920s में 1929 में जाके वो लोग पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास करते हैं कांग्रेस, जो कहते हैं कि नहीं, हमें ये सब भी नीचे, हमें आज़ादी चाहिए, मतलब कोई संबंध ही नहीं रहेगा. इस वजह से ही क्या हुआ था कि जब आज़ादी के बाद एक कॉमनवेल्थ है, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स होता है, हम कॉमनवेल्थ का पर्पस भी हेड ऑफ स्टेट उसका अंग्रेज ही है, मतलब ब्रिटिश क्राउन ही है. ओरिजिनली द आइडिया वाज कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का हेड ऑफ स्टेट होगा ब्रिटिश क्राउन, और सब लोग एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ब्रिटिश क्राउन ही हमारा हेड ऑफ स्टेट है. बट भारत बोला कि अगर हम कॉमनवेल्थ के मेंबर बनेंगे तो ये हमें मंजूर नहीं, क्योंकि हम आज़ाद है. तो उनको कॉमनवेल्थ का कॉन्स्टिट्यूशन तक चेंज करना पड़ा भारत की वजह से, क्योंकि भारत बोला हम अंग्रेज
सरकार ने ब्रिटिश क्राउन को हेड तो नहीं मानेंगे, इतना लड़ के आए हैं उनको हेड बनाने के लिए नहीं। तो अब भारत का हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है, मतलब प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति है। तो अभी हम आज़ादी के बाद की बात करते हैं। तो आज़ादी का तो सिचुएशन ऑलमोस्ट समझ गया, क्लियर हो गया कि कैसे ट्रांजिशन में और निगोशिएशन में हुआ। इसमें एक आखिरी सवाल सृजन जी मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि भारत में तो नॉन कॉरपोरेशन आंदोलन चल रहा था, थोड़े से हिंसक आंदोलन भी चल रहे थे, इसकी वजह से अंग्रेज़ परेशान थे, लेकिन इंटरनेशनली क्या सिचुएशन था तब ऑल ओवर वर्ल्ड जिसके वजह से अंग्रेज़ों को छोड़ना पड़ा भारत? सो इंटरनेशनली सबसे बड़ा जो रीज़न था वो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज़ जीते तो ज़रूर थे, नाज़ी जर्मनी, इटली, स्पेन, इनके अगेंस्ट जीते तो ज़रूर थे, बट वो थक चुके थे। थकने का मतलब ये है कि एक तो पैसे बहुत लग गए, लोग बहुत मारे गए, और आपके पास अभी उतना पावर भी आपका कम हो गया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वर्ल्ड वॉर 2 जीते हैं वो यूएसए की वजह से, ब्रिटिश अपनी वजह से नहीं जीते। अगर यूएसए ना होता तो शायद ब्रिटिश के सर्वाइवल के वांदे हो जाते। सो इस हालत में आपको एक साम्राज्य अगर मेंटेन करना है जहाँ पे आपका कॉलोनी इतना दूर है, तो मिलिट्री फोर्स होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए वो साम्राज्य मेंटेन करने की, स्पेशली जब उस कॉलोनी में इतने सालों से एक एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल चल रहा है जो इतना एक्टिव है और इतने सालों से इतना एक्टिव है। आपको तो सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट आपके पास है नहीं, आपके पास उतने पैसे भी नहीं है, तो आप थक चुके हो और आपके लिए अभी फाइनेंशियली फीजिबल नहीं है। दूसरा एक प्रॉब्लम हो गया था कि कॉलोनियलिज्म का पर्पस है प्रॉफिट, ब्रिटेन को फ़ायदा होना चाहिए। तब तक ना इंडिया वॉज नॉट प्रॉफिटेबल, इंडिया को गवर्न करना ना अंग्रेज़ों के लिए प्रॉफिटेबल नहीं था। सो प्रॉफिटेबल भी नहीं है, मिलिटरीली फीजिबल भी नहीं है। उससे भी ज़्यादा एक चीज़ हो गई, अगेन बम्बई में ही, क्योंकि हम बम्बई में हैं, बम्बई में ही 1946 में फरवरी में एक रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी हुआ। नेवी की जैसे बात हुई थी हमारे इससे पहले, वहाँ पे कुछ लोगों ने, क्योंकि उनके साथ बहुत बदसलूकी होती थी, क्योंकि उनमें और अंग्रेज़ों में फ़र्क किया जाता था नेवी के अंदर भी, वो रिवोल्ट कर गए। वो बोले हम नहीं करेंगे, पूरा मतलब म्यूटनी जिसको बोलते वो कर गए, विरोध हुआ, बहुत विरोध हो गया। मतलब ये कि अभी एक तो आपके पास पैसे कम है, आप एक जंग, इतनी बड़ी जंग से मुश्किल से जीते हो, उसके ऊपर अभी जो आपके इंडिया में नेवी है वो भी आपसे मुकर गया है, और ये अगर हो गया तो आपको याद आएगा 1857 में क्या हुआ था, जब आर्मी मुकर गई थी, तब भी बड़ी मुश्किल से आप जीत पाए थे वापस। और इस हालत में अगर नेवी मुकर गई और नेवी को देख आर्मी मुकर जाएगी तो फिर अब चलाओगे कैसे? तो उस सिचुएशन में, तो इसीलिए देखने वाली बात यह है कि फरवरी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी होता है, जिसका बाय द वे ना सपोर्ट कांग्रेस करती है ना मुस्लिम लीग करती है, सिर्फ कम्युनिस्ट करते हैं, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि भाई अगर इनको सपोर्ट करेंगे हमें तो शायद आज़ादी मिल जाएगी। आज़ादी के बाद आप ये नहीं चाहते ना कि सेना आपके खिलाफ, वो तो नहीं चाहेंगे, तो क्योंकि तब तक तो अभी इसका कोई फायदा नहीं है, हम ऑलरेडी कर रहे हैं। इसमें सुभाष चंद्र बोस जी का क्या रोल था? इनका रोल अलग था, जैसे तो तब तक सुभाष चंद्र बोस का देहांत हो चुका है और तब तक इंडियन नेशनल आर्मी खत्म हो चुकी है। उसका भी एक अलग इंटरेस्टिंग कहानी है, उसी से कुछ महीने पहले की बात है। वो ये है कि इंडियन नेशनल आर्मी भी सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना नहीं की थी, स्थापना की थी रासबिहारी बोस ने सिंगापुर में। एक इंडियन नेशनल आर्मी हुई, वो ठीक से चली नहीं, उन लोगों ने वापस से उसकी स्थापना की और उन्होंने बोस को इनवाइट किया कि आप आके इसको का नेतृत्व कीजिए, जिस तरह से जिन्ना को इनवाइट किया था। आइडिया बोस का नहीं था, तो वो आते हैं, वो नेतृत्व करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, बट फाइनली इंडियन नेशनल आर्मी हार जाती है। जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो तब तक वो हार चुकी है। हारने के बाद अंग्रेज़ क्या करते हैं, उनके कुछ अफसर्स को पनिश करने का डिसाइड करते हैं। अब वो क्यों पनिश कर रहे? वो ये कह रहे कि आप तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स थे, आपको सिंगापुर में जापानीज़ ने पकड़ा, आप प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे और तब आप धोखा दे दिए और धोखा दे के आप इंडियन नेशनल आर्मी के पार्ट हो गए, तो ये तो ट्रीजन हो गया। और वो लोग डिसाइड करते 3 लोगों को पकड़ने का और ट्राई करने का। उसमें से एक हिंदू थे, एक मुसलमान थे, एक सिख थे, और तीनों का जो ट्रायल होता है वो रेड फोर्ट में होता है। 1857 में, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद भी बहादुर शाह जफ़र का भी ट्रायल जो हुआ था वो रेड फोर्ट में हुआ था। तो एक बहुत सिंबॉलिक चीज़ है कि तकरीबन 90 साल बाद वापस से उसी रेड फोर्ट में यही अंग्रेज़ बगावत के लिए एक रिवोल्ट कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं, और उसमें एक हिंदू है, एक मुसलमान है, एक सिख है।
परफेक्ट इश्यू है सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, तो कांग्रेस भी उनको डिफेंड करती है और सडनली इंडियन नेशनल आर्मी के लिए सिंपैथी और बढ़ जाती है देशवासियों में कि ये तो देश के लिए लड़ रहे हैं, ये दगा अंग्रेजों के साथ नहीं कर रहे, ये देश का हौसला बढ़ा रहे, देशवासियों के लिए लड़ रहे हैं। तो उनको आप कैसे कर सकते हो? आइडियली ट्रीजन में आपका पनिशमेंट होता है मौत, बट ब्रिटिश सरकार मुकर जाती है क्योंकि उनको पता है कि ये इतने पॉपुलर हो गए कि अगर इनको अभी मार दिया तो फिर तो हाँ, तो इस वजह से उनको ना धीरे धीरे माफ कर दिया जाता है। तो ये हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ अचानक, उसके बाद इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स हुए, उसके बाद रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी हुआ, तो उसके बाद तो रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या फायदा नहीं है वहाँ रह के, क्या मतलब है? तो फिर निकलना ही पड़ेगा, तो कितनी जल्दी निकल सकते हो? और इसीलिए मई 1946 में ही कैबिनेट मिशन प्लान होता है। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारत का संविधान बनने का आइडिया बनता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया बनेगा, उसमें हमारा संविधान होगा और हम चले अभी। बट उसमें भी भारत का बंटवारा नहीं हुआ है, उसमें भी प्लान में लिखा है भारत एक ही रहेगा। वो जो बंटवारे का प्लान होता है 1 साल पहले जून 3 को, जब माउंटबैटन बोलते कि ये काम नहीं कर रहा, ये नहीं मानेंगे और हमें यहाँ से निकलना है, तो वो बोलते कि अभी बंटवारा ही होगा। अब उसमें भी एक कहानी है आई सपोज, वो है ये कि जिन्ना और मुस्लिम लीग को पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान का उनका क्लेम है कि सारे प्रोविंस इंडिया के जहाँ पे मुसलमान मेजॉरिटी है वो जाएगा पाकिस्तान को, जैसे हैदराबाद जो बीचों बीच भी है, जो बीचों बीच भी है। बट हैदराबाद तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस नहीं है, वो तो नॉमिनली इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ है। बट पंजाब में मेजॉरिटी मुसलमानों की है, बंगाल में मेजॉरिटी मुसलमानों की है, लेकिन हिंदू और सिखों की संख्या पंजाब में कम नहीं है, वो बहुत बड़ी माइनॉरिटी है। और बंगाल में हिंदू बहुत बड़े माइनॉरिटी, ऑलमोस्ट 45% है। तो आप बस 55% मुस्लिम्स है, इसीलिए पूरा का पूरा प्रोविंस उनको दे दोगे, ये कांग्रेस को मंजूर नहीं था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अगर तुम्हें पाकिस्तान चाहिए और तुम इतना अड़ गए हो कि हम नेगोशिएट नहीं कर सकते, तो हम भी अड़ जाएंगे कि बंगाल और पंजाब आपको पूरा नहीं मिलेगा, हम उसका बंटवारा चाहेंगे ताकि हमारे हिंदू और सिख भाइयों के लिए भी जगह हो, और जो मुसलमान भारत में रहना चाहते क्योंकि हम सेक्युलर है वो रह सके। हम आपको पूरा का पूरा प्रोविंस नहीं देंगे। और इस वजह से ही बोथ बंगाल भी पार्टीशन हुआ और पंजाब भी पार्टीशन हुआ। सो 2 पार्टीशन हुए, एक ब्रिटिश इंडिया पार्टीशन हुआ और एक प्रोविंसेस ऑफ बंगाल और पंजाब पार्टीशन हुए। सो पार्टीशन 2 किस्म का हो रहा है, लेकिन ये टाइमलाइन दोनों का सेम ही था, सेम ही है, सब 1947 में। और फिर वो क्या कंसेप्ट था, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान? सो वही है कि क्योंकि आपका लॉजिक ये है कि जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस है वो सारे के सारे जाएंगे पाकिस्तान के पास। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, जो आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हो गया, सिंध हो गया, ये सब है। बट एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस आपका ईस्ट में है, अब उसका क्या करे फिर? अब क्योंकि यही बात है ना, एक बार आपने कह दिया कि धर्म के नाम पे देश बनेगा, तो लॉजिक तो धर्म के नाम पे देश बनेगा, तो आपको फिर वो भी लेना पड़ेगा। अब उससे फिर प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि पॉपुलेशन वाइज जब पाकिस्तान की स्थापना होती है, ईस्ट पाकिस्तान में जो पार्ट बंगाल का पाकिस्तान के पास गया, जो आज बांग्लादेश है, वो एक्चुअली मेजॉरिटी है। जो वेस्ट पाकिस्तान है या जो हम आज पाकिस्तान, वो मेजॉरिटी नहीं है, न्यूमेरिकली ईस्ट पाकिस्तान मेजॉरिटी। यानी कि वहाँ जो आज पाकिस्तान है वहाँ हिंदूज भी बहुत थे, आप बोल रहे हैं? हिंदूज बहुत नहीं थे, मैं कह रहा हूँ मुसलमानों में ही वहाँ ज्यादा मुसलमान ज्यादा मुसलमान बंगाल में थे, अच्छा। देन पंजाब और सिंध। टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से। अब उससे फिर एक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आप आपका देश चला रहे हो एक आइडिया ऑफ हम मुसलमानों के नाम पे देश बना रहे हैं, हम धर्म के नाम पे देश बना रहे हैं, तो ये बन रहा है। तो इसीलिए उसमें अचानक से ये बंगाली मुसलमान आ गए, तो इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होना शुरू होता है भाषा पे। फॉर इंस्टेंस, बांग्लादेश की स्थापना पार्टली हुई है क्योंकि उनका ऑब्जेक्शन ये था, हम मुसलमान है बट हम बंगाली है, हम पे आप उर्दू अगर इम्पोज करो तो वो हमें मंजूर नहीं। और इनका था कि नहीं, ये कैसा हो गया भाई, हम धर्म के नाम पे, उनके लिए इस्लाम और उर्दू एक ही चीज़ है, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि इनके लिए था कि ऐसा कुछ नहीं है, धर्म और भाषा में कोई संबंध नहीं है। तो इसीलिए ये अड़ गए और ये फिर फाइनली इवेंचुअली ऑल्दो और भी रीजंस थे, लेकिन बांग्लादेश इस तरह से स्थापना हो गई।
इसीलिए वो देश का नाम भी बांग्लादेश है। वो चाहते थे तो कुछ और रिलीजियस किस्म का नाम रख सकते थे, राइट। वो तो ओवरवेलमिंगली मेजॉरिटी मुसलमान है वहाँ पे, बट भाषा ज़्यादा। तो फिर जब वो बंटवारा हुआ ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान और बीच में भारत, तो फिर दोनों में ट्रेड्स या दोनों की गवर्नेंस कैसे हुई थी? मतलब क्या दोनों का प्राइम मिनिस्टर एक ही जिन्ना साहब? एक ही था। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, इस वजह से इसको मैनेज करना ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। तो कैसे फिर पासपोर्ट के बिना कैसे वो यहाँ से इंडिया से क्रॉस करते थे? तो वो लोग इंडिया के ऊपर वो उन लोगों ने स्पेसिफिक अग्रीमेंट्स कर रखे थे जिस वजह से वो ये कर पाते थे। बट ऐसा नहीं कि आप ओवरलैंड क्रॉस कर सकते हो, वो आप नहीं कर सकते। तो आप एयर से क्रॉस कर सकते हो, आपको घूम के जाना होगा, ये करना। तो इसीलिए फीजिबल नहीं था ये चीज़। जिन्ना भी समझते थे कि ये एज अ कंट्री ये फीजिबल कंट्री नहीं है कि आपका एक यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा, ऊपर से मेजॉरिटी यहाँ पे है, बट आप सरकार यहाँ से चला रहे हो। मतलब आप सोच रहे हो सरकार आपको चलानी है इस्लामाबाद से, कराची से, बट आपकी देश की मेजॉरिटी है बंगाल में। वो भाषा बोलते नहीं है आपकी, आप यहाँ पे ज़्यादा पंजाबी बोलते हो, उनको वो भाता नहीं है। आप उर्दू बोलना चाहते हो, उनको वो भाता नहीं है। तो आप चलाओगे कैसे? वो शुरू से ही चल नहीं रही थी। 1971 तक वक्त लग गया, बट चल तो वो शुरू से ही नहीं रही थी। इस वजह से उनका संविधान भी बड़ी मुश्किल से बना है। तो बांग्लादेश या बांग्लादेश वो अलग और आज़ाद कैसे हुआ और क्यों हुआ? वो आज़ाद इसलिए हुआ क्योंकि उनकी एक ये जो डिफरेंसेस थे, लैंग्वेज के डिफरेंसेस थे, रिप्रेजेंटेशन के भी डिफरेंसेस थे, ये इतने ज़्यादा बढ़ गए कि वो कहे कि हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, हमें अपना खुद का देश चाहिए। और ये वो 1950 से ही चलता जाता है, बट लेट 60s में ये मूवमेंट काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। और मूवमेंट स्ट्रांग होने की वजह से पाकिस्तान उन पे अपनी मिलिट्री का फोर्स यूज़ करता है उनको रोकने के लिए, जैसे हर एक देश करेगा ना। कोई भी अगर देश विभाग चाहेगा तो हम रोकने की तो कोशिश करेंगे, तो वो लोग करने शुरू कर दिए। तो उसमें बहुत किस्म के क्राइम्स कमिट किए गए, बहुत ही ज़्यादा किस्म के वॉर क्राइम्स कमिट किए गए। इसकी वजह से क्या हो गया, एक रेफ्यूजी क्राइसिस शुरू हो गया और सारे रेफ्यूजीज इंडिया में आने लग गए। तो ये अब इंडिया की भी प्रॉब्लम हो गई कि आप खुद में लड़ रहे हो, लेकिन आपकी वजह से तो हमारे देश में भी लोग आ रहे हैं ना। तो फिर इंडिया भी डिसाइड करता है मिलिटरीली इंटरवीन करना। सो इन सम वेज हम कह सकते हैं कि मिलिटरीली स्पीकिंग इंडिया का योगदान था बांग्लादेश की स्थापना में। और पाकिस्तान के लिए दिमाग में ये रहेगा कि इंडिया की वजह से हमारा बंटवारा हो गया, हमने आपका बंटवारा किया, आपने हमारा बंटवारा किया। तो उनके हिसाब से तो ये लगेगा ना उनको। उनकी ताकत भी तो कम हुई, पॉपुलेशन बहुत कम, पॉपुलेशन कम हो गई, इवन रिसोर्सेस कम हो गए, बहुत कुछ कम हो गए ना। थैंक यू सृजन जी, आप आए और हमें भारत की आज़ादी की कहानी बताई, कैसे एक्चुअली भारत आज़ाद हुआ। नहीं तो हम जो इस मिस इंटरप्रिटेशन में थे कि एक दिन 1947 को सब अंग्रेज़ छोड़ के भाग गए और फिर हम अचानक आज़ाद हो गए, पाकिस्तान अलग हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो समझ में आई, थैंक यू फॉर दैट। इवन कॉन्स्टिट्यूशन का एक्चुअल अर्थ, डेमोक्रेसी का अर्थ और इंडिपेंडेंस का महत्व, ये आपसे समझ में आया, कैसे राज्य बने और कैसे भारत इतना कॉम्प्लेक्स देश होते हुए भी हम सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। जी, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी।